धरपुर गांव में ज्ञानचंद्र और सुरेश नाम के दो मित्र रहते थे। उनमें अच्छी मित्रता थी। ज्ञानचंद्र को सभी गांव वाले ज्ञानू कहकर बुलाते थे। वो बहुत ही उदार और दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति था, लेकिन सुरेश उतना ही कठोर और लालची व्यक्ति था। ज्ञानू भाई, अपनी कमाई तो तुम दूसरों की भलाई में लगा देते हो, इसी कारण एक न एक दिन तुम भिखारी बन जाओगे। अरे दोस्त, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कर भला तो हो भला? ऐसी कहावतें तो बस कहने में ही अच्छी लगती है। अरे भाई, जब मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा? ये तो सभी जानते हैं कि तुम्हारे खेतों में सबसे अच्छी फसल होती है, लेकिन तुम आधे से ज्यादा बेचकर गांव वालों की भलाई में लगा देते हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा मित्र, तुम चिंता मत करो। तुम मेरी बात तो मानोगे नहीं, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है मित्र, मैं भी चलता हूँ। सुरेश को ज्ञानचंद्र की ये दरियादिली पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इसी वजह से सारे गांव वाले ज्ञानचंद को बहुत पसंद करते थे। वो बड़बड़ाते हुए अपने घर को जा रहा था। सारे गांव में इसकी फसल सबसे अच्छी होती है और ये भलाई का ढिंडोरा भी खूब पीटता है, तभी सारे के सारे गांव वाले इसको दुआ सलाम करते हैं, लेकिन मुझे पूछते ही नहीं। ठीक है, अब मैं भी इसे बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। वो बड़बड़ाते हुए ही अपने घर जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने उसे यूं देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ जी, ये क्या बड़बड़ा रहे हो और आपके चेहरे पर इतना गुस्सा क्यों झलक रहा है? अरे क्या बताऊं, ये सब मेरे मित्र ज्ञानचंद्र की वजह से है। मैं कुछ समझी नहीं, आप ठीक ठीक बताइए। तुम तो जानती हो ना कि ज्ञानचंद्र की फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो अपना भलाई का ढिंडोरा पीटते हुए सारे गांव वालों पर लुटा देता है। लेकिन इससे आपको क्या समस्या है? इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से सभी गांव वाले इसके आगे पीछे घूमते हैं, लेकिन मुझे कोई भाव नहीं देता। काश ऐसा होता कि इसकी उपजाऊ जमीन इससे छिन जाती, तब इसकी अकल ठिकाने आती। इसके लिए तो आपको कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। लेकिन इसके लिए मैं कर भी क्या सकता हूँ? वो सरपंच रामधन भी तो तुम्हारा मित्र ही है ना, क्यों ना तुम उस ज्ञानचंद को सरपंच से उधार लेने के लिए उकसाओ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ज्ञानचंद्र के पास इतनी उपजाऊ जमीन है और धन भी खूब है, तो वो सरपंच से उधार क्यों लेगा? ये तो मैं आपको बताऊंगी ना। सविता ने अपने मन में चल रही योजना को सुरेश को बताया। ये सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ। सचमुच सविता, तेरे दिमाग की तो दाद देनी होगी। तूने क्या तरकीब निकाली है? तो जल्दी से अपने सरपंच मित्र के पास जाओ और उसे भी ज्ञानचंद के खिलाफ भड़काओ। सविता की बात मानकर सुरेश सरपंच रामधन के पास जा पहुंचा। राम राम सरपंच जी। कहो सुरेश, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। ऐसा क्या हो गया जो मेरी हालत खराब हो जाएगी? देखो, गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो तुम्हारे पास है, लेकिन फसल सबसे ज्यादा मेरे मित्र ज्ञानचंद्र के खेतों में उगती है। तुम उसकी भी जमीन अपने नाम क्यों नहीं करवा लेते? अरे भाई, अपने नाम ऐसे थोड़ी ना हो जाती है जमीन, उसके लिए बहुत सारा षड्यंत्र करना पड़ता है, और वो तो तुम्हारा दोस्त है ना, फिर मैं उसकी जमीन पर कब्जा कैसे कर लूं? क्योंकि मुझे उसकी भलाई का ढिंडोरा पीटना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास एक योजना है जिससे तुम उसकी जमीन पर आसानी से कब्जा कर सकते हो। मैं तो कब से उसकी जमीन पर कब्जा करने का सोच रहा हूँ। तुम जल्दी से अपनी योजना बताओ। तुम अपने किसी खास नौकर को, जिसे जानू ने कभी ना देखा हो, उसे उसके घर बहुत ज्यादा उधार पैसे मांगने के लिए क्यों नहीं भेज देते? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा और मैं उसे आपसे कर्ज उधार लेने पर विवश कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, ज्ञानचंद के पास बहुत धन है,
वो भला मुझसे उधार क्यों मांगेगा? आप किसी बेचारे दिखने वाले नौकर को अधिक धन मांगने को कहो, बाकी मैं देख लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कल ज्ञानचंद के घर पर ही रहूंगा। पहुंचा। थोड़ी ही देर में एक बूढ़ा व्यक्ति भी ज्ञानचंद के पास जा पहुंचा और रोते हुए कहने लगा, बेटा, मेरी मदद करो, मैं असहाय हूँ। कहो बाबा जी, क्या समस्या है? मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या बताऊं बेटा, 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अगर मैंने उन्हें दहेज नहीं दिया तो वो बारात नहीं लाएंगे। मेरी मदद करो बेटा। अरे बाबा, तो आप महाराज के पास अपनी अर्जी लेकर क्यों नहीं जाते? गया था बेटा, लेकिन महाराज हम जैसे छोटे लोगों की कहाँ सुनते हैं। हम तो बस तुम्हारे जैसे भले मनुष्य का ही भरोसा है। अच्छा ठीक है, आप बताइए आपको कितने धन की आवश्यकता है? अगर तुम 80,000 दे दो तो मैं इतने में ही काम चला लूंगा। इतनी ज्यादा रकम तो मैं नहीं दे सकता, मेरी तो अभी फसल भी नहीं कटी है। इतने धन की व्यवस्था कैसे करूं? अरे मित्र ज्ञानचंद्र, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अपने गांव के सरपंच मेरे अच्छे मित्र हैं, तुम उनसे कर्ज ले लो और जब तुम्हारी फसल कटेगी तो उन्हें लौटा देना। लेकिन इतनी रकम बहुत है, मैं लौटा कैसे पाऊंगा? तुम धीरे धीरे करके किस्तों में लौटा देना। हाँ, ये बात ठीक है। बाबा तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इस समय ज्ञानचंद कर्ज लेने के लिए सरपंच के घर जा पहुंचा। जब सरपंच ने ज्ञानचंद्र को अपने घर पर देखा तो वो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अरे ज्ञानचंद भाई, कहो आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे आपसे थोड़ा कर्ज चाहिए था। तुम्हें कितना कर्ज चाहिए? मुझे 80,000 की रकम चाहिए। देखो ज्ञानचंद, मैं तुम्हें इतनी रकम दे तो दूंगा, लेकिन सिर्फ 2 महीने की मोहलत दूंगा। इसके बाद मुझे मेरी पूरी रकम चाहिए। सरपंच जी, आप भरोसा रखिए, जैसे ही मेरी फसल कटेगी तो मैं आपको पूरी रकम अदा कर दूंगा। सरपंच ने ज्ञानचंद को 80,000 रुपए की थैली पकड़ा दी। ज्ञानचंद वो रुपए अपने घर ले आया और पूरी रकम उस बूढ़े को दे दी। रुपए लेकर बूढ़ा वापस सरपंच के पास आ गया। ये लीजिए सरपंच जी, आपकी रकम घूम फिर कर आपके पास ही आ गई। सुरेश ने तो बहुत बढ़िया योजना बनाई थी, मेरी रकम भी मेरे पास आ गई और ज्ञानचंद भी मेरा कर्जदार बन गया। धीरे धीरे 2 महीने ऐसे ही बीत गए। ज्ञानचंद की फसल कटी और वो अपनी फसल को बाजार में बेच आया और सरपंच की रकम लेकर उसके घर जा पहुंचा। ये लीजिए सरपंच जी, मैंने आपसे जितनी रकम उधार ली थी वो वापस करने आया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम जो रकम मुझे वापस कर रहे हो वो तो सिर्फ असल है, मुझे तो ब्याज भी चाहिए। क्या? लेकिन सरपंच जी, मेरे और आपके बीच तो ब्याज की बात हुई नहीं थी, सिर्फ 2 महीने बाद असल रकम लौटाने की बात हुई थी। तो क्या मैंने सबको मुफ्त में ही कर्ज देने का ठेका ले रखा है? मुझे तो मेरी रकम ब्याज सहित ही वापस चाहिए। अच्छा ठीक है, तो बताइए आपका कितना ब्याज बना? मैं सबसे कर्ज के 3 गुना ब्याज लेता हूँ, तुमसे भी उतना ही लूंगा। इतना अधिक ब्याज? ये तो अन्याय है। इतना ब्याज तो मैं अपने खेतों को बेचकर भी नहीं चुका सकता। तुम अच्छे से समझ लो ज्ञानचंद, तुम्हारे खेत अब मेरे होंगे जब तक तुम सूद समेत मेरा कर्ज वापस नहीं कर देते। चलो अब निकल जाओ यहाँ से। ये अन्याय है सरपंच जी, मैं इसकी शिकायत महाराज से करूंगा। अगले दिन ज्ञानचंद्र अपने नगर के राजा शीलाजीत के पास पहुंचा और राजा को सारी बात बताते हुए बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, कृपया मेरी सहायता कीजिए। तुम्हारी बात सुनकर तो मुझे भी लग रहा है तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, लेकिन मैं तुम्हारे मित्र सुरेश और सरपंच को भी महल में बुलाऊंगा। आप बुला लीजिए महाराज, मुझे कोई समस्या नहीं है। सैनिकों, तुरंत जाओ और ज्ञानचंद के मित्र सुरेश और उस गांव के सरपंच को तुरंत महल बुलाकर लाओ।
महाराज का आदेश पाते ही सैनिक तुरंत ज्ञानचंद के गांव जा पहुंचा और दोनों को बुलाकर वापस महल आ गया। सरपंच जी, आपके बारे में ज्ञानचंद ने बताया है कि आपने अपनी मर्जी से भारी ब्याज लगाकर ज्ञानचंद के खेतों को हड़प लिया है। अरे महाराज, ये तो मेरे ऊपर झूठा आरोप है। असल में ब्याज की बात करने के बाद ही मैंने इसे रकम दी थी। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो ज्ञानचंद के मित्र सुरेश से ही पूछ लीजिए। कहो सुरेश, क्या सरपंच जी सही कह रहे हैं? जी महाराज, सरपंच जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो सुरेश? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे झूठे दिखावे से परेशान हो गया हूँ। भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सुरेश? महाराज, ये सारे गांव में भला करने का ढोंग करता है। ये अपने खेतों में हो रही पैदावार का आधा हिस्सा गांव वालों को बांट देता है ताकि सारे गांव वाले आपको नहीं इसे राजा समझे। ये बहुत चालाक व्यक्ति है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये भी झूठ है कि तुम अपनी कमाई का आधा हिस्सा गांव वालों को दान कर देते हो? नहीं महाराज, ये बात बिल्कुल सच है। तो क्या तुम खुद को राजा समझने लगे हो? लोगों की मदद करने का काम मेरा है, ना कि तुम्हारा। मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी रकम इस तरह लुटाने के बजाय खुद के काम में प्रयोग करते तो तुम सरपंच के कर्ज को सूद समेत लौटा देते। महाराज, मैं जानता हूँ कि ज्ञानचंद्र के पास कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरे गांव का है, इसीलिए मैं इसकी थोड़ी मदद कर सकता हूँ। मैं अपनी जमीन का छोटा सा टुकड़ा ज्ञानचंद को खेती करने के लिए दे सकता हूँ। तुम इसे अपनी मर्जी से जो देना चाहते हो दे सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। कहीं तुम उस जमीन के हिस्से के बारे में तो नहीं बात कर रहे जो बिल्कुल बंजर है? हाँ, तुमने ठीक पहचाना। आखिर खेत तो खेत होता है, भले ही वो क्यों ना बंजर ही हो। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। आज से ज्ञानचंद्र का खेत सरपंच का हुआ और सरपंच जो खेत ज्ञानचंद को देना चाहते हैं वो ज्ञानचंद का हुआ। ये मेरा आदेश है। ज्ञानचंद निराश मन से अपने घर लौट आया। वो बहुत दुखी था, लेकिन सरपंच और सुरेश बहुत खुश थे। अब ज्ञानचंद्र अपने घर लौटा तो उसे निराश देखकर उसकी पत्नी विमला ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि सभी बड़े लोग एक जैसे होते हैं, कोई भला करने वालों की नहीं सुनता। आखिर आपका इतना भला करना किस काम आया? मुझे अभी भी भरोसा है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हमारी उपजाऊ जमीन तो उस सरपंच ने हड़प ली। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। वो सरपंच तो था ही लालची। अगर मुझे शिकायत है तो अपने दोस्त सुरेश से। मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया कि मेरा दोस्त ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी इन सब बातों को छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो, जो होगा ठीक ही होगा। अगले ही दिन ज्ञानचंद सरपंच की दी हुई बंजर जमीन पर जा पहुंचा। वो काम शुरू करने ही वाला था कि उसने देखा दो सैनिक झाड़ी में छुपे बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। वो छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। तुमने योजना ठीक प्रकार से बना तो ली है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हम महल में ही पकड़े जाएं। अरे भाई, चिंता मत करो, राजा का प्रधानमंत्री हमसे मिला हुआ है। हम रात्रि में ही राजा को मौत के घाट उतार कर भाग जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अच्छा, तो ये सैनिक महाराज को मारने की गुप्त योजना बना रहे हैं। मुझे जल्द से जल्द ये बात महाराज को बतानी होगी। ज्ञानचंद दौड़ते भागते राजा के महल जा पहुंचा और अंदर जाने ही वाला था कि उसे राजकुमार गौरव सेन ने रोक लिया। अरे, तुम ये जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हो? राजकुमार जी, मुझे एक बहुत बड़ी गुप्त बात पता चली है। ये गुप्त बात क्या है, मुझे भी बताओ। राजकुमार जी, आपके महल में ही महाराज को मारने की साजिश रची जा रही है। मैंने भी झाड़ियों में दो सैनिकों को ऐसी बातें करते हुए सुना है। क्या क्या तुम सही कह रहे हो? जी राजकुमार जी, मैंने अपने कानों से बात सुनी है। तो तुम अभी पिताश्री के पास चलो और उन्हें सब बताओ। नहीं राजकुमार जी, ये बात आप स्वयं ही महाराज को बताएं। अरे, तुम कैसे व्यक्ति हो? क्या तुम इनाम नहीं पाना चाहते? मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है राजकुमार जी। इतना कहकर ज्ञानचंद वापस अपने खेत को लौट आया और वन भूमि पर काम करने लगा। उसने उस खेत को उपजाऊ बनाने की खूब कोशिश की। एक दिन जब वो हल चला रहा था तो उसका हल किसी ठोस चीज से टकराया।
जब ज्ञानचंद ने उस जगह पर खुदाई की तो उसने देखा कि वहाँ एक बक्सा गड़ा हुआ है। जब उसने बक्से को खोला तो उसकी आंखें आश्चर्य से फट गई। ये क्या? इस बक्से में तो हीरे, मोती, सोना, चांदी और जवाहरात है। अब मैं क्या करूं? क्यों ना मैं इसे अपने साथ अपने घर ही ले चलूं। ये सोचकर ज्ञानचंद उस बक्से को अपने घर उठा लाया। उसकी पत्नी इतना सारा धन देखकर बहुत खुश हो गई। आप तो सच कहते थे, कर भला तो हो भला। हमारी उपजाऊ जमीन तो सरपंच ने हड़प ली, लेकिन अब हम उस जैसी बहुत सी जमीन खरीद सकते हैं। सुरेश ने ज्ञानचंद्र को एक बक्सा अपने घर लाते देखा था, इसलिए वो ज्ञानचंद्र का पीछा करने लगा। बाहर खड़ा सुरेश ज्ञानचंद्र और उसकी पत्नी की सारी बातें छुपकर सुन रहा था। क्या ज्ञानचंद्र को खेतों में सोने से भरा बक्सा मिला है? अब तो ये फिर से धनवान हो जाएगा। मुझे ये बात जल्द से जल्द सरपंच को बतानी पड़ेगी। उसी वक्त सुरेश तुरंत ही सरपंच के घर जा पहुंचा और कहने लगा, अरे सरपंच भाई, तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कर वो बंजर जमीन ज्ञानचंद को दी थी, उसी बंजर जमीन से उसे सोने से भरा संदूक मिला है, जिस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर ये बात सच है तो मैं वो संदूक ज्ञानचंद्र से वापस ले लूंगा। थोड़ी ही देर बाद सरपंच और सुरेश ज्ञानचंद्र के घर जा पहुंचे और उसे धमकाते हुए कहने लगे, मुझे उस सोने से भरा संदूक दे दो ज्ञानचंद्र, जो मेरे खेत से निकाला है। बकवास मत करो, तुमने उस जमीन महाराज के सामने खुद ही मुझे दी थी। अब उस जमीन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उस पर सोने निकले चाहे मिट्टी, उस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। सरपंच को जब कोई चारा नहीं दिखा तो वो दोनों महाराज के पास जा पहुंचे और कहने लगे, महाराज की जय हो। अब तुम्हें क्या समस्या हो गई सरपंच जी? महाराज, जो ज्ञानचंद ने अपनी उपजाऊ जमीन मेरे नाम कर दी थी, उसमें से एक सोने से भरा संदूक निकला है, जिसे ज्ञानचंद ने अपने कब्जे में ले लिया है। महाराज, कृपया करके मेरी संपत्ति मुझे वापस करवा दीजिए। सैनिकों, ज्ञानचंद को तुरंत दरबार में पेश किया जाए। सैनिक ज्ञानचंद्र को तुरंत ही महल बुला लाए। महाराज, सरपंच जी झूठ बोल रहे हैं। संदूक इनके बंजर खेत से निकला है, जो इन्होंने मेरे नाम कर दी थी। महाराज, ज्ञानचंद्र झूठ बोल रहा है। ये मेरे बचपन का मित्र है और मैं इसे बचपन से जानता हूँ। अब मुझे समझ आया कि ये लोगों की भलाई कैसे करता था, क्योंकि ये एक चोर व्यक्ति भी है। उन सभी में बहस हो रही थी कि तब तक राजकुमार दरबार आ पहुँचे और ज्ञानचंद्र को देखकर महाराज से कहा, अरे पिताश्री, ये तो वही व्यक्ति है जिन्होंने आपकी जान बचाई थी। तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक ठीक बताओ। पिताश्री, कल दूसरे राज्य की गुप्तचर पकड़े गए हैं, जो आपका वध करने वाले थे। ये सूचना इसी व्यक्ति ने ही मुझे दी थी, और वो धोखेबाज व्यक्ति कोई और नहीं, हमारा प्रधानमंत्री ही है। ये सूचना भी मुझे इसी व्यक्ति ने दी थी। तो ये सूचना इसने स्वयं मुझे क्यों नहीं दी? मैंने इससे कहा था कि ये बात वो स्वयं महाराज को बताए, वो तुम्हें इनाम भी देंगे, परंतु इसने मना कर दिया। तुम ही बताओ ज्ञानचंद, जब तुम्हें इतनी जरूरी सूचना मिली थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इसके बदले तुम्हें ढेर सारा धन भी मिलता। महाराज, मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, कर भला तो हो भला। आपकी जान बचाना तो हमारा धर्म है। इस व्यक्ति की सच्चाई मुझे अब पता चली है, लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। तुम दोनों अपनी सच्चाई ठीक तरीके से बता दो, नहीं तो तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दी जाएगी। सरपंच और सुरेश बहुत घबरा गए। उन्होंने सच्चाई बताने में ही अपनी भलाई समझी। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, हम सब ने झूठ बोला था। ध्यानचंद ठीक ही कह रहा है। सैनिकों, इन दोनों को ले जाकर तहखाने में डाल दो। महाराज, मेरी आपसे विनती है कि इन दोनों को छोड़ दीजिए। अरे कैसे इंसान हो तुम? इन दोनों ने तुम्हें धोखा दिया और तुम इन्हें बचाना चाहते हो? महाराज, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कर भला तो हो भला। इन दोनों ने मेरे साथ बुरा करना चाहा तो उनके साथ बुरा हुआ, और मैंने सबका भला चाहा तो मेरे साथ भला हुआ। हाँ ध्यानचंद, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मैं इन दोनों को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यकीन है
कि इन्हें अगर दंड नहीं दिया तो ये फिर से तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। मैं आदेश देता हूँ कि तुम्हारा उपजाऊ खेत तुम्हें लौटा दिया जाएगा। साथ ही में ये भी आदेश देता हूँ कि सरपंच से इनका पद छीन लिया जाएगा और सुरेश को 5 वर्ष के लिए गांव निकाला देता हूँ।